हमारे जैसे समाज में जो सामुदायिक स्तर पर जो काम होते हैं वे बेहद जरूरी हैं और ये होने चाहिए। मैं इस काम की न केवल तारीफ कर रहा हूं बल्कि ये कह रहा हूं कि सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करके एजेंसी, आप अपने लोगों का विस्तार कीजिए, अपने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसमें तरह तरह के समुदायों के लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही समुदाय के लोग हों। लेकिन मैं एक इस भ्रम को, मेरे हिसाब से ये जो इल्यूजन या ये जो कंफ्यूजन है कि हम सब कर लेंगे और हम शैक्षिक स्तर पर एजुकेशन के लेवल पर भी लोगों को इंपावर कर लेंगे, उनको एजुकेट कर लेंगे, उनको रोजगार भी हम दिला लेंगे, हम उनकी सुरक्षा भी मुहैया करा लेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल भ्रांत धारणा है हमारे जैसे मुल्क के लिए। और आज जो मुल्क की स्थिति है उसमें तो और भी बहुत ही भ्रांत और इल्यूजन क्रिएट करने वाली एक धारणा है। देखिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप भारत के हर शहर में एक इंस्टीट्यूट या एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, और हालात ऐसे ही रहते हैं। अभी हालात क्या है मैं नहीं बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं। तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को काम नहीं करने दिया जाएगा, उनकी घेराबंदी कर दी जाएगी, उनकी दीवारें तोड़ दी जाएंगी। तो आप ये मत समझिए, आप चाहे जितना शराफत दिखाएं, जितनी संजीदगी दिखाएं, जितनी मासूमियत दिखाएं, लेकिन आप कितना कर पाएंगे, कितना करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इनिशिएटिव को कम कर रहा हूं, नो, आपको इनिशिएटिव लेते रहना है और निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा होता है सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हमारी नहीं मजबूत होती है, अगर डेमोक्रेसी हमारी सस्टेन नहीं करती है, तो जितने हमारे और प्रयास हैं वो प्रयास मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। आपको ये अगर दिमाग में आ जाए कि सब कुछ जनता कर लेगी, समाज कर लेगा, समाज ही का या जनता का ही एक रिप्रेजेंटेशन स्टेट में होता है डेमोक्रेसी में। तो अगर डेमोक्रेसी ही आपकी खत्म हो जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? आपको तो करने ही नहीं दिया जाएगा। आपके सिनेमा हॉल खत्म कर दिए जाएंगे, आपके स्कूल खत्म। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था आतंकवाद के दौर में? वहां के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए थे, यहां तक कि हम लोग सिनेमा नहीं देख पाते थे जब जाते थे वहां मिलिटेंसी के दौरान। तो हमारा यह कहना है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता आज के दौर में है किसी भी नागरिक की, किसी भी समाज की, अपने को शिक्षित करने के अलावा, इंपावर करने के अलावा, यह भी है कि हम समाज और जो देश है उसके बारे में भी सोचें। क्योंकि आपके जितने इनिशिएटिव हैं वो इनिशिएटिव आप लेते रहे, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टेट का रोल उसको हम रिप्लेस कर देंगे, हम स्टेट के विकल्प बन जाएंगे। नो, इन डेमोक्रेसी एक आदमी, एक समूह, एक जाति, एक बिरादरी, एक धार्मिक समूह स्टेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं जानबूझकर इस मुद्दे को आज रख रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगा मित्रों की बातचीत से कि ये सोचा जा रहा है कि स्टेट चाहे जितनी रिप्रेसिव रहे, स्टेट चाहे जितनी डिस्पोटिक हो जाए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, यकीनन नहीं कर पाएंगे। लैटिन अमेरिका का उदाहरण है, आप देख लीजिए, आप अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों का उदाहरण है, आप देख लीजिए क्या स्थितियां आज हैं। तो हमारा ये कहना है कि बेशक आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम का ये जो आपका सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, इससे बहुत कुछ अचीव होगा। लेकिन भूलिए मत कि हमें जमहूरियत में ही ये सब काम कर पाएंगे। यानी हमारी जो सामाजिकता है, हमारा जो सामुदायिक इनिशिएटिव है, वह तभी बेहतर हो पाएगा या तभी लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा जब हमारी जमहूरियत कम से कम बची रहे। और अगर उस पर खतरा है तो उस खतरे से कैसे अपने को हम बचाएं, यह भी सोचने की जरूरत है। तो ये मैं जानबूझकर ये बात आपके सामने रखना चाहता था। दूसरी बात, बेसिक जो समस्या भारत की है वो हिंदी भाषी प्रांतों की समस्या है। अगर भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही दरिद्र रूप में दिखाई दे रही है आज, डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप जानते हैं ना, विश्व का जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी का, उसमें इंडिया लगातार गिर रहा है, बहुत बुरी तरह गिर रहा है। हमको हिंदी में उसको मैं कहूं तो हमको एक बहुत ही खराब डेमोक्रेसी के रूप में या फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में चिन्हित किया गया है पिछले 3 सालों से लगातार। तो हमारा ये कहना है कि ये जो डेमोक्रेसी में फॉल हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो फॉल हो रहा है, उसके इंडेक्स में अभी था शायद 150 पर हम है ना, कि हमारे जो निजाम है, जो हमारी सत्ता संरचना है, उसमें ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत संवैधानिक लोकतंत्र बचा है इस देश का तो दक्षिण भारत के कारण बचा है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते रहे हैं, उसके कारण नहीं बचा है। आप देख लीजिए ना, केरल, तमिलनाडु, आप देख लीजिए दोनों स्टेट को, आप आंध्र को, तेलंगाना को भी देख लीजिए, डिस्पाइट ऑफ देयर आर लिटिल प्रॉब्लम्स आल्सो, लेकिन 2 स्टेट को भी देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, कर्नाटक में भी एक सशक्त चुनौती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सरेंडर स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है इस देश में जनतंत्र की, वो उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों की है। और वो क्यों है?
इसलिए कि सदियों से जो एक सामाजिक संरचना रही है, यही वो इलाका है जहां मध्यकाल के रिफॉर्म्स के अलावा पूरे आधुनिक दौर में भारत के रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ। न तो सामाजिक सुधार हुआ, न तो एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ, सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप जानते ही हैं कब आया था। यह अजीब दौर था भारत में आर्थिक सुधार जो कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं समाज। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया वो कौन सा दौर था? ये वही दौर था जब 3 घटनाएं एक साथ हो रही थी। पहली घटना थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वो दस्तक दे चुकी थी, और उसके कुछ ही दिन के बाद अयोध्या में मस्जिद को डिमोलिश किया जा चुका था। ये वही दौर था जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। ये महज संयोग नहीं है। अगर कोई संयोग समझता है तो मतलब उसके ऊपर है, उसके विवेक पर है। मंडल के मंडल बनाम कमंडल की बात तो जरूर की गई, लेकिन अयोध्या को लेकर कोई और बात नहीं कही गई, कोई और उसके बरक्स नहीं कोई खोजा गया। लेकिन आर्थिक सुधार था, और आर्थिक सुधारों में सारी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश की गई। और भारत का जो आर्थिक सुधार था वो अर्थव्यवस्था का आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि इस देश के बड़े कारपोरेट जो हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनकी जो संपदा थी उसमें विस्तार का सुधार था। उसके लिए सारा का सारा प्रबंध किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आम आदमी को कोई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सच है कि 1922 में जितनी असमानता इस देश में थी, आज उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। आपके पास पैसा है, आपके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन 1922 में जब इनकम टैक्स कानून भारत में आया था, आई थिंक 1922 था, और उस वक्त जो असमानता का ग्राफ भारत में था, आज की तारीख में उससे भी ज्यादा असमानता है। यानी कुछ लोग बेहद धनी हुए हैं, कुछ लोग बेहद गरीब हुए हैं। ये बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, थॉमस पिकेटी का ये एक बहुत फेमस स्टडी है, जो दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आज की तारीख में। ये थॉमस पिकेटी का डेटा है और उनकी रिसर्च टीम का डेटा है। आप आई थिंक जावेद और अन्य लोग आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये आर्थिक सुधारों से अगर इतनी बड़ी असमानता आनी थी किसी समाज में, तो उस समाज का क्या हाल होगा? तो ये 3 जो घटनाएं घटी, वो मुझे लगता है कि इनके बीच में एक कनेक्ट है, और वो ऐसे समाज में घटी जहां मध्यकाल के बाद कोई सामाजिक सुधार की लहर ही नहीं थी, कोई सामाजिक सुधार की कोई स्ट्रीम ही नहीं थी। जबकि इसके उलट साउथ में आप देखते हैं कि नारायण गुरु, अयंकली, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में पूरे द्रविड़ आंदोलन ने पूरे समाज का ढांचा, समाज का सोच, समाज की पूरी संस्कृति को बदल दिया था। उन्होंने कम्युनलिज्म का सवाल हो, चाहे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का सवाल हो, मनुष्य और मनुष्य के बीच में रिश्ते का सवाल हो, आर्थिक असमानता का सवाल हो, सबको एड्रेस किया था। लेकिन वो चीज एड्रेस करने वाली चीज उत्तर भारत में नहीं हो पाई, और किसी बड़े नेता ने या बड़े बुद्धिजीवी ने इसका प्रयास नहीं किया, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो जिन्ना जी हो, चाहे कोई हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सवाल को उठाया, और दूसरे व्यक्ति के साथ में इस सवाल को शिद्दत के साथ उठाया, वो भगत सिंह थे। लेकिन भगत सिंह के पास उम्र नहीं थी, वो इतनी जल्दी मार डाले गए, इतनी जल्दी शहीद हो गए कि 23 साल की उम्र में उस व्यक्ति के पास, उस युवा के पास जितनी मेधा थी, जितना सोच था, वो कल्पना से बाहर है। मैं तो उनके आर्टिकल्स और उनके लेख पढ़ता हूं तो मुझे ताजुब होता है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना विद्वान, इतना स्कॉलर कैसे हो सकता है। लेकिन उनके जीवन के खत्म होने के साथ एक महान संभावना का अंत हो गया। लेकिन अम्बेडकर ने यह सवाल उठाया था, और वो सवाल यह था कि जब तक इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, तब तक आप इस देश में समानता नहीं ला सकते, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। और अगर लाते हैं तो वो मजबूत डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो कमजोर डेमोक्रेसी होगी। उस वक्त अम्बेडकर पर हंसा गया था, बहुत सारे लोगों ने उन पर हंसे, अरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज वो सच हो रहा है। तो लंबे समय तक भारत के अपर कास्ट लिबरल्स जो सत्ता पर जब तक काबिज रहे, तब तक डेमोक्रेसी वाकई ऊपर से दिखाई देती रही कि वाकई डेमोक्रेसी है। और उसी में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने अपना विकास और विस्तार किया जितना भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं किया। तो अपर कास्ट हिंदू नेतृत्व जो नेहरू और तमाम बड़े लोगों का था, उस दरमियान ही जितना समाज का विस्तार विकास हो सका हुआ, लेकिन उसकी एक सीमा थी, वो बहुत आगे नहीं जा सकती थी। वह राजनीति और वह अर्थनीति और वह बौद्धिकता समाज को आमूलचूल नहीं बदल सकती थी। और यही कारण है कि उसका पतन अपर कास्ट हिंदुओं के ऐसे समूह के हाथ में स्थानांतरित हो गई सत्ता इस रूप में हुआ, जो बेहद न केवल कंजर्वेटिव है बल्कि कट्टर भी हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में
जो हमने आई थिंक ये 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो हमने संविधान के जरिए दे दिया, यानी लोकतंत्र कायम हो गया, लेकिन ये याद कीजिएगा, ये बात संविधान सभा में उन्होंने कही थी कि ये राजनीतिक लोकतंत्र है, ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और राजनीतिक लोकतंत्र की सीमा है। अगर समाज को आपने लोकतांत्रिक नहीं बनाया, आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कायम की, तो राजनीतिक लोकतंत्र एक दिन आपका ध्वस्त हो जाएगा। और इसको ऐसे लोग टेक ओवर कर देंगे, ऐसे लोग टेक ओवर करेंगे इसको, जो पूरे के पूरे संवैधानिक संरचना को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये शब्द हैं अंबेडकर के। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? वो पूरी संवैधानिक संरचना डिस्ट्रॉय की जा रही है। और अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र से बात नहीं बनेगी जब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं कायम करेंगे। इस देश के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा गरीब है, उसके पास लैंड नहीं है। मैं ईस्टर्न यूपी के जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको यह बताऊं कि वहां पर मुसलमानों का बड़ा हिस्सा, आई थिंक मोर देन 90%, दे आर लैंडलेस इन द विलेजेस, दे आर सो पुअर यू कांट बिलीव। और चूंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पर 3,000 के आसपास मुसलमान हैं, बहुत अच्छी आबादी है। और हमारा गांव भारत के बड़े गांव में से एक है, आई थिंक टॉप 10 में है। गाजीपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत बड़े बड़े गांव हैं पॉपुलेशन वाइज। आप भारत का सबसे बड़ा गांव भी मेरे ही जिले में है, गामर, और मेरा भी गांव संभवतः टॉप 10 में होगा। तो मैंने स्वयं देखा है कि मेरे गांव के 3,000 मुसलमानों में कितने लोग ऐसे होंगे जो बेहद गरीब हैं, कुछ एक अमीर होंगे। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये तमाम जो बिरादरियां हैं, खासकर उत्तर भारत में, हिंदी प्रांत में, ये इनकी गरीबी का राज, इनकी असमानता का राज और फिर कम्युनल क्लैशेस का राज वही है जिसकी तरफ इशारा किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और वो है मूलतः जो है हिंदू वर्ण व्यवस्था, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती और जो डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती। तो वर्ण व्यवस्था के साथ भारत डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता था। और ये जो चीज थी, ये जो सोच था, जो अपर कास्ट, जो हिंदू लिबरल लीडरशिप थी भारत की शुरू के दौर में, उनको लगता था कि लोकतंत्र कायम करने के बाद हम संभाल लेंगे, चीजें बदल जाएंगी, लोग ठीक हो जाएंगे। लोग ऐसे ठीक नहीं होते भाई। लोग तब ठीक होते हैं जब जमीन ठीक होती है। जमीन ठीक रहेगी तो पौधा तभी ठीक होगा। हम तो यूरोप ज्यादा नहीं घूमे हैं, या अमेरिका, वो तो इस देश का एक ही आदमी घूम सकता है। लेकिन मैं जितने इस दुनिया के जितने देशों में गया हूं, यूरोप में, अमेरिका में, या कहीं भी जितने अब महाद्वीपों में मैं गया हूं, लगभग सभी महाद्वीप में जा चुका हूं, और कुछ देशों में भी, मैंने देखा कि अनेक दुनिया के देश हैं यूरोप में जहां पर राजा और रानी अभी भी हैं। ब्रिटेन, डेनमार्क, अनेक देश हैं, मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन उनकी डेमोक्रेसी देखिए भारत से कितनी अच्छी है। हमारे यहां तो राजा रानी नहीं है, हमने तो राजा रानी की व्यवस्था खत्म कर दी। लेकिन हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक राजा रानी है, उनका क्या हाल है आप देख लीजिए। हर प्रदेश में, हर सूबे में, हर अंचल में। अभी एक सज्जन है जिनके खिलाफ पहलवान जो है, महिला पहलवान धरना दे रही हैं, वो जिस इलाके के हैं वहां के राजा हैं। और ऐसे राजा हर इलाके में हैं। आप उसी इलाके से हैं। अब आप जानते होंगे तब कि 5 जिलों के वो राजा हैं। जी हाँ, 5 जिलों के राजा हैं उत्तर प्रदेश के उस अंचल में। तो ये जो बड़े बड़े राजा हैं डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूं कि वो इस देश की अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को, राजनीतिक तंत्र को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये रिपोर्ट बहुत शानदार है, बहुत सवाल उठा रही है, लेकिन हमें यह जरूर सोचना होगा कि आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, लेकिन साथ में यह भी सोचिए कि हमारे देश में वो माहौल कैसे बेहतर रहेगा, हमको डेमोक्रेसी मिनिमम कैसे मिलेगी, न्यूनतम डेमोक्रेसी कैसे हम बचाएं, जिससे कि हमारी संस्थाएं फंक्शन कर सकें, काम कर सकें। आप अच्छा काम करेंगे और कल ईडी आ जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हम आज बोल रहे हैं, कल हम चले जाएंगे जेल तो हमारे लिए कितने लोग आएंगे? तो निकलने का मादा भी लोगों में चाहिए। और वो एकजुटता तभी होगी जब हम केवल अपनी बिरादरी, अपने कम्युनिटी के लिए काम न करें, बल्कि पूरे सबाल्टर्न समूह, पूरे जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित है, जो उत्पीड़ित है, हम सबकी सोचें। और इसलिए मुझे इन लोगों की राय बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा कि हम केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, खासकर जो भी उत्पीड़ित है, जो भी हाशिए का समाज है, जो भी पिछड़ा है, जो भी। और ये दिक्कत ये इसीलिए हुई कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप थी, उसकी अपर कास्ट जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उसके साथ एक कॉन्वाइवेंस था। और उसकी वजह से जो उत्पीड़ित समाज है वो बिखर गया, अलग हो गया। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा मुंह ताकता रहा, और जो अमीर मुसलमान थे, एलीट मुसलमान थे, उनका सब काम ठीक चलता रहा। तो जो गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान के बीच जो एकजुटता हो सकती थी, जो एक दोस्ती हो सकती थी,
वो कहीं ना कहीं वो बिखर गई। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, समाज को बचाना है, तो 80% जो एकता है, 80% समाज की एकता वो मुकम्मल करनी होगी। और इस देश में आपको सिर्फ यही नहीं सोचना होगा कि हम एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है, बल्कि एक इंडियन के रूप में सोचना होगा। और वो कि कैसे डेमोक्रेसी बचे, कैसे देश बचे, और वो तभी संभव है जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े विचार, बड़े दर्शन के रूप में